नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए क्लास नंबर 6 होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 की भाई धाराएं। आज की क्लास में हम धारा नंबर 16 से लेकर धारा नंबर 36 तक डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भाई जो रजिस्ट्रार की क्या शक्तियां होती हैं, जो सदस्यों का है वो पंजीकरण किस प्रकार होगा, कौन सदस्य भाई सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, इससे रिलेटेड जितनी भी धाराओं से या फिर जितने भी जर्नल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाई 5 क्लास हो चुकी हैं। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के इतिहास के बारे में डिस्कस किया है, संविधान में वर्णन कहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ साथ में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी अध्याय हैं और इससे रिलेटेड 15 तक धाराएं डिस्कस की हैं जो लास्ट क्लासेज में हैं। तो इसके साथ में एक सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि आप सभी की डिमांड थी कि सर इन सब विषय संबंधी जो भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे तो आपके एग्जाम में भाई हरियाणा जीके, नेशनल जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, अर्थमेटिक, रीजनिंग सब है भाई। इसके साथ में जो विषय से संबंधित आप क्या पढ़ेंगे तो उन सब के आप सभी की डिमांड के ऊपर नोट्स तैयार कर दिए गए हैं भाई। इन नोट्स को पढ़कर इसमें 110 से लेकर 120 पेज होंगे और इनको पढ़ के भाई आप विषय संबंधी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका नेशनल का हो और इसके साथ में हरियाणा के अंदर या फिर मल्टी स्टेट से हो, तो सब कुछ वही इनसे कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत के साथ इनको बनाया गया है, इसलिए इनके हर पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करें। जब तक आपकी एग्जाम की डेट नहीं आती, एग्जाम फरवरी में होने के चांसेस हैं भाई। फरवरी से पहले हो जाएगा, चाहे वो जनवरी के अंदर हो चाहे वो फरवरी के अंदर हो भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो भाई इन नोट्स के लिए अगर लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उससे भाई आपको नोट्स की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। चलो भाई शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। इसके साथ में भाई ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी का एग्जाम अभी तय शेड्यूल्ड के अनुसार भाई 26, 27 और 28 दिसंबर को है भाई। तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि एग्जाम नहीं होगा, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, किसी के बहकावे में मत आए भाई। ठीक है भाई। और इससे संबंधी विषय संबंधी भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी, सिंचाई से रिलेटेड, पंचायती राज की धाराएं, इन सब के जितने भी जर्नल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, धाराएं हैं, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उनके लिए भी पीडीएफ तैयार कर दी गई है, उसका भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की और पढ़ते हैं कि भाई अध्याय नंबर 3 से शुरुआत करेंगे और सब भाई नोट्स से ही पढ़ाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आपको नोट्स के अंदर कुछ अलग देंगे, क्लासेज के अंदर कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई नोट्स लेना चाहता है तो भाई ले सकता है, और अगर कोई कहे कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनके भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, साथ साथ में नोट्स बनाए भाई, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती भाई। ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं भाई धारा नंबर 15 से, अध्याय नंबर 3 से भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी जो भविष्य में क्लास हो उनकी भाई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 3 भाई, हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। अध्याय नंबर 3 में क्या दिया गया है कि सदस्यों के अधिकार व दायित्व भाई। सदस्यों के अधिकार यानी कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनके क्या राइट होंगे, क्या उनकी लायबिलिटीज यानी कि उत्तरदायित्व होंगे भाई, और क्या हो जाएगा, और दायित्व भाई, दायित्व। सदस्यों के अधिकार व दायित्वों की बात कौन से अध्याय में हुई है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई, अध्याय नंबर 3। ग्राम शिव के पेपर में भाई अध्याय से क्वेश्चन पूछे गए थे, पंचायती राज के भाई इस अध्याय के अंदर क्या दिया हुआ है, इसलिए सेम पैटर्न के ऊपर हम चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम HSSC को बनाना है भाई। तो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के अधिकार व दायित्व की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 3 में हुई है भाई। इसके अंदर यह पूछा जाए भाई, इसके अंदर भाई धाराएं कितनी है, तो 16 से लेकर 24 तक इसके अंदर क्या दी गई है, धाराएं दी गई हैं। तो धारा नंबर 16 से 24 तक पहले डिस्कस करते हैं, फिर 36 तक चलेंगे भाई। तो धारा नंबर 16 भाई, धारा नंबर 16 के अंदर क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति जो सदस्य बन सकते हैं, यानी कि कौन व्यक्ति
सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बन सकता है भाई। व्यक्ति जो सदस्य बन सकते हैं, व्यक्ति जो सदस्य बन सकते हैं, इसकी बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 16 में। ठीक है भाई, तो व्यक्तियों के सदस्य बनने से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसकी बात धारा नंबर 16 में हुई है। अब कहेंगे कि सर प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा है भाई, आपको उसके बारे में जाना ही नहीं है, आपको केवल धारा याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम बताएंगे कि भाई कम से कम कितने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 10 होने चाहिए भाई। ठीक है भाई, अगर 10 से नीचे हो जाए तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी भंग भी हो जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा। ऐसे जर्नल क्वेश्चन बनते हैं, यहां से कोई जर्नल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे, व्यक्तियों के सदस्य बनने से संबंधित प्रक्रिया की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 16 में हुई है भाई। कौन सी धारा में हुई है? 16 में, साथ साथ में याद रखेंगे। इसके बाद भाई धारा नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सदस्यता पर प्रतिबंध भाई। कौन व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता? क्या कुछ प्रतिबंध भी हैं भाई? तो प्रतिबंध की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 17 में। व्यक्तिगत सदस्यता पर प्रतिबंध भाई। व्यक्तिगत सदस्यता पर प्रतिबंध भाई। प्रतिबंध की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 17 में भाई। आज थोड़ी सी भाई जो आपकी जो राइटिंग है भाई वो थोड़ी सी मतलब लाइट में है भाई, क्योंकि अपने पास देखिए जो मार्कर है ये थोड़ा सा आज काम नहीं कर रहा है। तो अगली क्लास में भाई अच्छे से आपको भाई अच्छे से लिखा जाएगा। तो समझ सकते हैं व्यक्तिगत सदस्यता पर प्रतिबंध की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 17 में। तो क्या लिखा है भाई हमने इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी शिखर या केंद्रीय जो सेंट्रल सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा सोसाइटी की किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा रजिस्टर द्वारा छूट नहीं दी गई हो। अगर किसी सदस्य जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उसको अगर किसी विशेष या किसी कोई साधारण आदेश के द्वारा कहा जाए कि आप केंद्रीय सोसाइटी या फिर अपेक्स सोसाइटी के सदस्य बन जाओ तो वो बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है तो इन सोसाइटी के सदस्य केंद्रीय सोसाइटी के सदस्य नहीं बन सकते भाई। ठीक है भाई, तो ये बात कहां पे हुई है? धारा नंबर 17 में हुई है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 18 इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। देखिए भाई आप केवल याद रखें सदस्यता बनने की बात 16 में और प्रतिबंध की बात 17 में हुई है। इसके बाद धारा नंबर 18 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 18 में बात हुई है सह सदस्य, और इनको क्या बोलते हैं भाई? एसोसिएट मेंबर भाई। क्या बोलते हैं? एसोसिएट मेंबर भाई। ठीक है भाई, एसोसिएट मेंबर। सह सदस्य कौन से होते हैं भाई? देखिए भाई कुछ सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं, कुछ और सदस्य होते हैं जिनको सह सदस्य बोलते हैं कि भाई हमारे हेल्प के लिए कुछ जैसे असिस्टेंट को रखते हैं। वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है? कुछ सह सदस्यों को अपने साथ रख सकती है, कुछ सह सदस्यों को अपने साथ रख सकती है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 18 के अंतर्गत है। देखिए वैसे बहुत बोरिंग होता है कि किसी एक्ट को पढ़ना, क्योंकि लोग तो आज तक संविधान की जैसे कि हम तो भी 280 धाराएं पंचायती राज की भी हमने पढ़ी हैं, एक भी धारा को नहीं छोड़ा गया। अब की बार पेपर में अगर ग्रामस्यू के एक पेपर में ऐसा कुछ आता है भाई धाराओं से रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी पीडीएफ से बाहर आ जाए। ठीक है, तो 280 धाराएं हमने पढ़ी है। लोगों को संविधान याद नहीं होते। संविधान भी क्या है कि पढ़ने में बोरिंग है लेकिन पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार यहां भी क्या है भाई, आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एचएसएससी कई बार धोखा देता है भाई, कैसे भी क्वेश्चन डाल देता है। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि कोई मुश्किल ना आए। जब इजी क्वेश्चन आएगा तो हो ही जाएगा, अगर मुश्किल आता है तो वो भी होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, जब आपके पास टाइम है। सुन लीजिए भाई क्या कहा गया है कि एक सहकारी समिति अपने बायलॉज के अनुसार किसी भी व्यक्ति, किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या किसी सरकार द्वारा अधिसूचित स्टेटरी बॉडी को सह सदस्य के रूप में एडमिट कर सकती है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी अन्य सदस्य को या किसी कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं भाई, ये एसएचजी होते हैं, या फिर सरकार द्वारा कोई स्टेट्यूटरी बॉडी है उसको भाई अपने साथ में मिला के एक सह सदस्य के रूप में काम करवा सकती है भाई। और कैसे करवाएगी नहीं करवाएगी उसमें अपने को नहीं जाना भाई, क्योंकि अपने को केवल भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो धारा नंबर 18 में सह सदस्य की बात हुई है। अध्याय नंबर 3 में राइट ऑफ द मेंबर्स एंड द लायबिलिटीज की बात हुई है। धाराएं 16 से लेकर 24 तक दी गई हैं।
16 में व्यक्तियों के पंजीकरण की बात हुई है। 17 के अंदर भाई व्यक्ति जो सदस्य बन सकते हैं। 17 में व्यक्तिगत सदस्यता पर प्रतिबंध और 18 में सह सदस्य की बात हुई है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसके बाद भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ है और कुछ डिस्कस करते हैं साथ में। धारा नंबर 19 भाई, धारा नंबर 19 के अंदर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। धारा नंबर 19 में दिया गया है कि सदस्यों द्वारा अधिकारों का प्रयोग तब तक न किया जाना जब तक देय राशि का भुगतान न कर दिया जाए भाई। देखिए जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बनते हैं तो आपके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ ना कुछ फीस जमा करनी पड़ती है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए भी एक मिनिमम आपको फीस जमा करनी होती है, और जब तक उस आप देय राशि को भाई आप जमा नहीं कर देते, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकार नहीं पा सकते। अधिकार क्या भाई, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों में वोट देने का अधिकार कब मिलेगा, जब आप कम से कम वो फीस जमा करेंगे और उसकी स्लिप लेंगे, हाँ भाई अब हम सदस्य बन गए, अब हमें वोट देने का अधिकार है। तो भाई ये कहां पर बात हुई है, धारा नंबर 19 के अंदर। लिखने में थोड़ा सा बड़ा होगा तो लिख देते हैं सदस्यों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग, यानी कि राइट ऑफ द वोट्स की बात हुई है। अपने अधिकारों का प्रयोग, अपने अधिकारियों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं किया जाएगा। अपने अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी देय राशि नहीं देंगे भाई। क्या होगा भाई, जब तक वो अपनी देय राशि को नहीं देंगे भाई जाएगा, जब तक देय राशि का भुगतान नहीं होगा, देय राशि का भुगतान नहीं होगा, देय राशि का भुगतान नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। साथ साथ में भाई धीरे धीरे भुगतान नहीं होगा, बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, क्या है कि बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ें। सदस्य तब तक वोट नहीं दे सकते जब तक वो अपनी राशि को जमा नहीं करेंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 19 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 20 भाई, धारा नंबर 20 भाई, धारा नंबर 20 भाई। तो धारा नंबर 20 में क्या कहा गया है कि सदस्यों का मत भाई, तो राइट ऑफ द मेंबर्स, राइट ऑफ द मेंबर्स की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भाई धारा नंबर 20 में हुई है। तो सदस्यों के मत की बात, सदस्यों के मत की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो धारा नंबर 20 में हुई है। इसके अंदर क्या दिया गया है वो बता देते हैं भाई। पहले देखिए भाई, जब सदस्य वोट देंगे तो भाई एक सदस्य का केवल एक ही वोट होगा। पहली बात तो भाई क्लियर करो कि जब सदस्य वोट डालेंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने ज्यादा पैसा लगाया है तो भाई उसके के पास ज्यादा वोट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितना भी पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाएं, यानी कि आपने अगर वो मिनिमम राशि जमा की है तो आपका एक ही वोट होगा। चाहे आप ज्यादा पैसे लगाओ चाहे कम पैसे लगाओ, यानी कि आपका एक ही वोट काउंट होगा भाई। ठीक है भाई। तो वोट क्या होगा, एक ही होगा भाई। और आपको वो भाई जाकर वोट देना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कहे कि भाई मेरा वोट डाल देना, प्रॉक्सी डाल देना, जैसे स्कूल में करते थे, वैसे नहीं होता। ठीक है भाई। अगर कई बार क्या होता है कि वोट बराबर हो जाते हैं भाई, कई बार सदस्यों के वोट बराबर हो जाते हैं किसी फैसले के ऊपर, तो क्या होता है कि चेयरमैन होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो क्या करता है कि वो अपना सेकंड कास्टिंग वोट डालता है, अपना दूसरा वोट डालता है भाई, किसके फेवर में वोट डालेगा, ऐसा लिखा गया है। इसके साथ में जो सह सदस्य हैं, जो पीछे हमने बात की थी सह सदस्यों की बात है, तो सह सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है भाई। एसोसिएट मेंबर होते हैं भाई, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके साथ में भाई सरकार भी अपने एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। जब सरकार उसके अंदर पैसा लगाएगी तो अपनी पूरी, चाहे सरकार कितना भी करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन अपनी तरफ से एक ही सदस्य को भी वो मनोनीत कर सकती है, यानी कि पूरी सरकार का एक वोट काउंट होगा, जो कि एक नॉर्मल सदस्य का भी होगा भाई। तो ये इसमें भाई लिखा गया है।
और जो सोसाइटी भाई खत्म होने के कगार पे है, वाइंडिंग अप की पोजीशन के ऊपर आ गई है, उनको भाई वोट देने का अधिकार नहीं है। भाई ये तो थोड़े दिन में खत्म ही हो जाएंगी सोसाइटी, इनका क्या वोट लें भाई हम। तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन के अंदर भाई उसके सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 20 के अंतर्गत भाई। आगे की तरफ चले भाई, धारा नंबर 21 भाई। धारा नंबर 21 की तरफ चलते हैं और इसमें दे रखा है कि मैनर्स ऑफ वोट, यानी कि वोट देने का तरीका। वोट देने का तरीका क्या लिखा गया भाई? वोट देने का तरीका। तो वोट देने का तरीका क्या है कि किस प्रकार वोट डालेंगे भाई? जो भी व्यक्ति वोट डालने आएगा भाई वो प्रेजेंस देगा भाई अपनी, यानी कि उपस्थित होगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि किसी अन्य सदस्य को बोल दिया कि भाई ठीक है भाई तू मेरे हिस्से का भी वोट डाल देना और अपने हिस्से का भी वोट डाल देना। यानी कि अगर वो व्यक्ति एब्सेंट होता है तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, प्रोक्सी के माध्यम से वोटिंग नहीं होगी, प्रत्यक्ष माध्यम से क्या होगी भाई? वोटिंग होगी। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 21 के अंतर्गत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें भाई। धारा नंबर 19 में अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक देय राशि का भुगतान नहीं होगा। और धारा नंबर 20 में सदस्यों का मत, यानी कि एक सदस्य का केवल एक ही मत होगा। वाइंडिंग अप की पोजीशन के ऊपर जो सोसाइटी है उसको अधिकार नहीं है वोट देने का, सह सदस्य भी वोट नहीं दे सकते। और 21 में प्रोक्सी के माध्यम से वोटिंग नहीं होगी। क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। इसके बाद भाई, इसके बाद चलते हैं भाई। धारा नंबर 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 भी इंपॉर्टेंट नहीं है और 24 भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। 22, 23, 24 धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको नहीं करेंगे। 21 तक हमने ये की है। इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ भाई आप अध्याय नंबर 4 में भाई। इसके बाद आ जाओ अध्याय नंबर 4 में। तो अध्याय नंबर 4 में बात क्या हुई है? सबसे पहले तो भाई अध्याय नंबर 4 के अंदर क्या? मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि भाई सहकारी समितियों का प्रबंधन। सहकारी सोसाइटी, समिति लिख दो भाई, सोसाइटी लिख दो। सहकारी सोसाइटी का प्रबंध, यानी कि प्रबंधन लिख सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कौन से अध्याय में हुई है? तो भाई अध्याय नंबर 4 में हुई है। और जब सदस्यों के अधिकार और दायित्वों की बात थी तो कौन सा था भाई? अध्याय नंबर 3 था भाई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अध्याय नंबर 4 में। अब अध्याय नंबर 4 में धाराएं कहां से कहां तक है? तो धारा नंबर भाई 25 से लेकर 36 तक सब कुछ लिखा गया है। आपको लिखने की टेंशन नहीं होगी भाई, लिखने की कोई टेंशन नहीं होगी। जब आप ये नोट्स से पढ़ेंगे तो लिखने की कोई टेंशन नहीं है। अब खुद आप ओरिजिनल एक्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश के अंदर लाइनें हैं और हिंदी की लैंग्वेज तो समझ में ही नहीं आएगी भाई। हिंदी के अंदर हम बोल तो देते हैं कि हमें हिंदी में नोट्स चाहिए, क्या हिंदी की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी। हमने अपनी लैंग्वेज यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर नोट्स को लिखा है भाई। ठीक है भाई। और एक बार कई बार कुछ दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं कि सर इसका आंसर बताना। अब भाई ऐसे तो मतलब कि भाई चैनल के ऊपर कितने सदस्य हैं, सभी अगर ऐसे डालेंगे तो भाई किस किस का जवाब दे भाई? क्लासेज का भी टाइम नहीं मिलेगा और फिर बाद में गाली दे के चले जाते हैं। देखिए कितनी मतलब कैसी मतलब संस्कारों की तो बात, छोड़िए इस बात को। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे भाई अपना ना करें भाई। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि भाई आप केवल ये पढ़ रहे हैं वही पढ़ाई है, इसके अलावा यानी कि बोलने का तरीका और लहजा, यानी कि ये भी सब अपनी शिक्षा के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो वही धारा नंबर 25 से लेकर 36 तक भाई। तो धारा नंबर 25 में क्या लिखा गया? 25 देख लो भाई। धारा नंबर 25 भाई, तो धारा नंबर 25 में अंतिम प्राधिकार और इसकी बैठकें भाई। ठीक है, अंतिम प्राधिकार यानी कि फाइनल डिसीजन भाई। फाइनल डिसीजन किसका होगा? अंतिम प्राधिकार और बैठकें भाई। सदस्यों की बैठकों की बात कौन सी धारा में हुई है? तो भाई ये आ जाएगा धारा नंबर 25 में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठकों की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 25 में भाई। क्या लिखा गया है? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई। सहकारी सोसाइटी का जो अंतिम निर्णय है, जब हम ये कह रहे हैं कि अंतिम प्राधिकार यानी कि भाई फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो जर्नल बॉडी का होगा भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ प्रस्ताव को पारित करते हैं और वही उनका क्या होता है? फाइनल डिसीजन होता है। तो बता देते हैं
किसी सहकारी सोसाइटी का अंतिम निर्णय सदस्यों की जनरल बॉडी के पास होता है। सोसाइटी के मामलों में प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट होगा, पीछे भी हमने बताया है। सहकारी सोसाइटी की साल में कम एक साल में एक साधारण बैठक होगी भाई। जो जर्नल मीटिंग है जो सहकारी समिति की, साल में कितनी होगी भाई? एक होगी भाई, जिसका उद्देश्य क्या है? आगामी वर्ष के लिए सोसाइटी के प्रोग्राम की अनुमति को तैयार करना, ऑडिट, पैसे के लेन देन को कितना खर्चा हुआ, कितना भाई आगे आपको लगाना है वो पैसे, पिछले साल में हमने क्या काम किया, और बायलॉज के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट है उसको भी सुधार करने के लिए, और मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव कराना भाई। मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव कराना, इन सब से संबंधित किसके हाथ में होती है ये पावर? जनरल बॉडी के ऊपर होती है। साल में एक बार होती है, हर सदस्य का एक वोट होगा, और क्या है कि फाइनल डिसीजन जनरल बॉडी के पास होता है। क्लियर हो गया होगा भाई। धारा नंबर है 25 अंतिम प्राधिकार और बैठकों की बात भाई। ठीक है भाई, एक बार इसको देख लें भाई, समझ में आया तो, और समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें भाई। इसके बाद अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा नंबर 26 भाई। धारा नंबर 26 में क्या लिखा गया कि बैठकों को बुलाना भाई। बैठकों को बुलाना यानी कि बैठक को बुलाना यानी कि बुलाने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 26 में हुई है भाई। धारा नंबर 26 में बैठकों को बुलाने की बात हुई है। बैठक को बुलाएगा कौन, संचालित कौन करेगा, ये अब हम बताएंगे भाई। एक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार या सदस्यों की मांग पर 1 महीने के अंदर साधारण बैठक को बुला सकता है भाई। ठीक है भाई, एक सहकारी सोसाइटी जो बैठक को बुलाएगी तो रजिस्ट्रार की मांग के ऊपर रजिस्ट्रार कहेगा भाई आपको बैठक बुलानी चाहिए भाई। तो क्या है कि 1 महीने के अंदर भाई एक बैठक को भाई, एक साधारण बैठक को बुला सकते हैं रजिस्ट्रार। जैसे आज कहे भाई आपको बैठक बुलानी है, तो भाई बैठक बुलाने के लिए भाई क्या है कि 1 महीने के अंदर जब रजिस्ट्रार साइन करके देगा, लिखित रूप में देगा, तो वो जो बैठक है वो 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 महीने के बाद हो रही है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है भाई, अगर सहकारी सोसाइटी बैठक के नियमों के तहत नहीं बुलाती तब रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस बैठक को बुलाता है। सबसे पहले कहेगा रजिस्ट्रार भाई बैठक बुलाओ। अगर सहकारी सोसाइटी बैठक बुला लेती तो ठीक है भाई, अगर नहीं बुलाती तो अपने एक सदस्य को नियुक्त करेगा और वो जाके उस बैठक को बुलाएगा भाई। क्लियर है भाई, हो जाना चाहिए क्लियर है। इसके बाद भाई प्रस्ताव को रद्द करना। देखिए वैसे सारी धाराएं, सारा जो शक्तियों की बात है वो रजिस्ट्रार के पास ही है, तो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव को रद्द करना। सहकारी समितियों के प्रस्ताव को रद्द करने की बात कौन सी धारा में हुई है? निलंबित करना या फिर रद्द करने की बात धारा नंबर 27 में हुई है। कौन सी हुई है भाई? धारा नंबर 27 में क्या लिखा गया? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। रजिस्ट्रार लिखित रूप में सहकारी सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी या सब कमेटी के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है। निलंबित मतलब सस्पेंड कर सकता है। रद्द नहीं हुआ भाई, वो केवल निलंबित होगा कुछ पीरियड के लिए। तो रजिस्ट्रार लिखित रूप में किसी भी मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है, और ऐसे निलंबित समय जो होता है उसका कार्यकाल होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। अगर फिर बाद में निलंबित करने के बाद रजिस्ट्रार को लगे कि भाई जो हमने ये जो सस्पेंड किया है ये भाई इसके अंदर भाई और कुछ भी कमियां हैं, ये बायलॉज का उल्लंघन करती है, उप नियमों का पालन नहीं करती है, तो फिर उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं भाई। सस्पेंड करना 6 महीने के लिए होगा, रद्द करना परमानेंटली हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई? तो कौन सी धारा हो जाएगी? धारा नंबर 27 भाई। इसके बाद भाई जो आप देखें कि भाई हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है, इसके तहत जो हरियाणा सहकारी सोसाइटी है वो अपनी समितियों यानी कमेटी का भी गठन करती है भाई। कमेटी का गठन करेगी तो कमेटी के लिए चुनाव भी होगा भाई। तो उस कमेटी के चुनाव के लिए कौन सी धारा है भाई? तो धारा नंबर 28 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो धारा नंबर 28 हो जाएगी। क्या लिखा गया भाई इसमें? समितियों का निर्वाचन। देखिए भाई जो हम अपने बोल रहे हैं जो वर्ड, वो सब क्या है वो लिखे गए हैं। अब इनसे पढ़ाने से थोड़ा सा इजी हो जाता है
क्योंकि वैसे अगर पढ़ाएं पूरे एक्ट की हर बात को लिखा जाए तो भाई क्या है कि आप भी छोड़ के चले जाएंगे और हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ लाइनें बताएंगे, आपको बस समझ में आनी चाहिए। समितियों का निर्वाचन और कार्यकाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि भाई अब आप देखिए कि जो हरियाणा ग्राम सेवक के लिए जो सबसे पहले जो हमने पंचायती राज की 280 धारा कराएं हरियाणा में, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले हमने पढ़ाया, सबसे पहले हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड हमने पढ़ाया, सबसे पहले नहरों का जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है वो हमने पढ़ाई, फिर उनके आपको नोट्स दिए। अब तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि हर दिन पंचायती राज की क्लासेज आ रही हैं, क्योंकि किसी ने भाई, क्योंकि एक बार मैटर, सबसे पहले जो मैटर तैयार होता है उसमें भाई मुश्किल होती है, वो मुश्किल तो हमें ही हुई भाई जैसे ही पेपर हुआ। और अब क्या है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसके भाई एक्ट को कोई नहीं पढ़ा रहा, और कल को देखिए मार्केट के अंदर भाई सब पढ़ाने लग जाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट हम ही तैयार करते हैं भाई स्पेशल सब्जेक्ट का, ठीक है भाई। तो समितियों का निर्वाचन और कार्यकाल, इसलिए भाई स्टूडेंट्स भाई जो भी है कि उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि भाई आपके लिए सब मेहनत हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मतलब आप चैनल की तरफ भाई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। समितियों का निर्वाचन और कार्यकाल। समिति के सदस्यों का चुनाव एक नियम के तहत होगा। देखिए भाई चुनाव है वो नियम के तहत होगा। समिति का सदस्य बनने के लिए सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए। देखिए भाई जो भी समिति, जो भी कमेटी का गठन होगा, जो भी कमेटी का गठन होगा उसका सदस्य कौन बन सकता है? वही सदस्य बन सकता है जो कि सोसाइटी का सदस्य होगा। ऐसा नहीं होगा भी कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है उसको उठाया भाई आ जाओ भाई समिति का सदस्य बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समिति का सदस्य ही ना, सोसाइटी का सदस्य ही कमेटी का सदस्य बन सकता है भाई। क्लियर है भाई? तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये धारा नंबर 28 के अंदर लिखा गया है भाई। इसके बाद भाई और कुछ भी लिखा गया है। देखिए समिति में कौन होना चाहिए भाई, कौन होना चाहिए? किसी की सामाजिक आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लिया एक गांव के अंदर है भाई, जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की ज्यादा है भाई और जनरल की पॉपुलेशन कम है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आरक्षण भी दिया जाएगा। या फिर शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है और या फिर शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कम है और जनरल की ज्यादा है भाई, तो उसमें भाई उनके भी अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए भाई उनके लिए भी कुछ रखा गया है। तो समिति में कम से कम एक तो महिला होनी चाहिए भाई, एक तो होनी चाहिए महिला, और एक शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य होना चाहिए। एक शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य और एक होनी चाहिए महिला भाई, और एक ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का भी सदस्य होना चाहिए। और चुनाव की तारीख कौन तय करता है? चुनाव की तारीख रजिस्ट्रार तय करता है, और जब तक कमेटी को भंग ना किया जाए कमेटी का कार्यकाल 5 साल का होगा। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए समितियों का निर्वाचन और कार्यकाल की बात धारा नंबर 28 में हुई है भाई, ठीक है भाई, धारा नंबर 28 में हुई है। समिति कमेटी के सदस्य वही बन सकते हैं जो कि सोसाइटी के सदस्य होंगे। कमेटी में कम से कम एक महिला होनी चाहिए, एक शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक ओबीसी का होना चाहिए। चुनाव की तारीख रजिस्ट्रार तय करता है। जब तक समिति या कमेटी को भंग ना किया जाए इसका कार्यकाल 5 साल का होगा भाई। क्लियर है? तो ये आपका भाई कार्यकाल भी हो गया और निर्वाचन भी हो गया। तो धारा नंबर 28 कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? अब देखिए भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद 28 हो गया भाई। अब जल्दी हो जाएंगी, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी। हमने छोटी छोटी क्लासेज के अंदर किया है। एक बार तो हमने सोचा था 10 क्लास के अंदर इसको मैराथन टाइप में कंप्लीट ही कर देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना मुश्किल जो टॉपिक है इसको इतना जल्दी कवर नहीं किया जा सकता। धारा नंबर 29 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 29 के अंदर क्या दिया गया है कि भाई समिति में नामांकन, भाई जो समिति है, जो कमेटी बनाया गया है, समिति में नामांकन भाई। नामांकन किस प्रकार होगा? ठीक है, नामांकन भाई देखिए भाई सुनिए कि अगर सरकार ने सहकारी सोसाइटी की शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब किया और फिर सोसाइटी का लोन या मदद से की है, तो सरकार के पास मैनेजिंग कमेटी में 3 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। जैन की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रबंधन जो समिति है, उसके अंदर अगर सरकार पैसा लगाती है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिया तो लोन देती है, उसको बढ़ावा देती है, तो सरकार अपनी तरफ से 3
मैनेजिंग कमेटी के सदस्य को नियुक्त कर सकती है भाई। ये कहां पे दिया गया है, धारा नंबर 29, समिति में नामांकन सरकार करवा सकती है भाई अपना। क्लियर है भाई, तो ये भी आप याद रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं लगी भाई हमने। जो पीछे वाली थी, जो समिति जो है, समिति का निर्वाचन व कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट धारा थी, धारा नंबर 28 थी भाई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट धारा आती है, धारा नंबर 30 भाई। धारा नंबर 30 भाई, धारा नंबर 30 के अंदर क्या दिया गया है कि पदाधिकारियों का निर्वाचन भाई, पदाधिकारियों का निर्वाचन। इसमें क्या होगा भाई, देखिए भाई, जब सोसाइटी बनाई गई है तो सोसाइटी के भाई सभी सदस्य हो गए भाई। अब सदस्य तो हो गए, लेकिन सदस्यों के पास भाई किसी ना किसी को तो पीठासीन अधिकारी भी भाई, एक तो नेता भी बनाना पड़ता है, या फिर किसी को भाई अकाउंट का काम भी देना पड़ता है भाई। तेरा अकाउंट के अंदर अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस है भाई, तो अकाउंट का काम कर ले। किसी को हेल्पर की जरूरत है तो कोई हेल्पिंग का काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है। यानी कि क्या है कि भाई ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं वो बनाने पड़ते हैं भाई इलेक्शन के बाद। तो उनके जो पदाधिकारियों का निर्वाचन किस प्रकार, उनके इलेक्शन किस प्रकार होंगे, इन सब की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 30 में हुई है। तो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सहकारी समिति के सदस्य चयनित होने पर 60 दिन के अंदर अपने पदाधिकारियों को चुनते हैं भाई। आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई भाई, ठीक है भाई, और आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी तो भाई क्या है कि 2 महीने के अंदर, 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर भाई वो जो सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। कोई कहेगा कि मुझे चेयरमैन बना दो भाई, कोई कहेगा मुझे वाइस चेयरमैन बना दो, कोई कहेगा कि मैं तो प्रशासक बनूंगा भाई, पूरे का मतलब पूरे को देख रेख मैं करूंगा, डायरेक्टर मैं बनूंगा भाई इसका। कोई कहेगा कि मेरे को अकाउंट का काम अच्छा आता है, कोई कहे मैं ऑफिस का काम करूंगा, कोई कहेगा कि मैं फील्ड वर्क का काम करूंगा। तो इनके लिए जो पदाधिकारियों की जो बात है, नियुक्ति की बात है, इनके लिए निर्वाचन चुनाव होगा भाई। तो चुनाव, इनके चुनाव की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 30 में हुई है। 60 दिन के अंदर भाई चुनाव होगा। चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बैठक को संचालित करेगा, जिसे रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा। बन गया जनरल क्वेश्चन। पूछा जाए कि भाई पदाधिकारियों के चुनाव के लिए एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उसे नियुक्त कौन करता है भाई, नियुक्त कौन करता है भाई, तो रजिस्ट्रार उसको नियुक्त करता है। जो भी सोसाइटी की बैठक का संचालन कौन करता है भाई, कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है भाई। साधारण मीटिंग कितनी होती है, एक होती है भाई, साल में एक होती है। क्लियर है भाई, तो ये धारा नंबर 30 के अंदर लिखा गया है। इसके बाद भाई इसमें ही एक 30A लिखा गया है, 30A लिखा गया है। इसमें देख लो भाई क्या लिखा है, अध्यक्ष भाई, जो भी चेयरमैन चुना जाएगा या उपाध्यक्ष, या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भाई, के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव भाई, यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ है। अगर अब उनके सदस्य उनको एक बार चुन तो लिया, लेकिन उसको हटाना चाहते हैं, तो हटाएंगे किस प्रकार भाई, तो हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है कि 2/3 सदस्य अगर उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं तो उसको भी उसके पद से हटाया जाता है। ऐसा ही ग्राम पंचायत के अधिकारियों के लिए हुआ था कि सरपंच को हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव है। आजकल जनता 2/3 के साथ उसको हटा सकती है भाई। ऐसे ही भाई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का था, ऐसे ही जिला परिषद के प्रधान और उप प्रधान का था। तो सुन लीजिए क्या लिखा है हमने, चुने हुए सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव 2/3 के साथ पास हो जाता है तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देंगे और 2 महीने के अंदर नए पदाधिकारियों का चयन होगा भाई। क्लियर है भाई, अध्यक्ष चुना, पदाधिकारियों के चुनने की बात धारा नंबर 30 में हुई थी। 30A के अंदर क्या डाल दिया कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना अविश्वास प्रस्ताव के तहत है। चुने हुए सदस्य 2/3 के साथ प्रस्ताव लाएंगे और पास करवाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने घर का रास्ता दिखाएंगे और फिर 2 महीने के अंदर नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्लियर है भाई, धारा नंबर 30A के अंतर्गत है। 31 में आ जाओ भाई, प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति यानी कि शक्तियां वह करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है लेकिन लिख देते हैं भाई जो भी है। देखिए प्रबंधक निदेशक यानी कि प्रबंधक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हुई है। अब देखिए भाई ये हिंदी के अंदर ज्यादा मुश्किल होते हैं कुछ वर्ड। अब प्रबंधक निदेशक किसी ने नहीं सुना होगा भाई, और मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दे
कि भाई एमडी, एमडी की बात हुई है। अच्छा, एमडी को तो जानते हैं, सीईओ हो गया, जैसे सीईओ बोलते हैं, और हिंदी के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, तो वहां समझ में नहीं आएगा। आज कंपनी का सीईओ भाई, ठीक है भाई, कंपनी का ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की बात है, मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 31 में। उसकी शक्तियां क्या होंगी? शक्तियों की बात कौन सी धारा में हुई है? तो उसी में हुई है। और कार्य क्या होंगे? तो कार्यों की बात भी उसी धारा के अंदर हुई है, धारा नंबर 31 में है। क्या लिखा गया है? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब सरकार ने किसी सहकारी सोसाइटी में 10 लाख या इससे ज्यादा पैसा लगाया है, सरकार भाई पैसा बहुत लगाती है इनको बढ़ावा देने के लिए, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा यानी कि पैसा लगाती है, तो सरकार अपने किसी व्यक्ति को एमडी नियुक्त कर सकती है भाई, सहकारी समिति में हिस्सा पा सकती है। 10 लाख या इससे ज्यादा पैसा लगाओ और एमडी बन जाओ, सरकार के पास ये शक्ति है भाई, ठीक है। एमडी जो नियुक्त कर सकती है, जो व्यक्ति एमडी नियुक्त होगा उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं भाई कहीं से उठा के, भाई सड़क से उठा के मतलब बना दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। उसके लिए एचसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए भाई। जो सहकारी समिति का या फिर सोसाइटी का जो भी आपका एमडी बनेगा वो क्या होना चाहिए? आईएएस ऑफिसर, ग्रेड 1 का अधिकारी होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। और नियुक्त होगा, और जो भी एमडी नियुक्त होगा, ऐसा नहीं कि कल को भाई कुछ भी डिसीजन ले ले। जितनी भी सहकारी समिति या सोसाइटी है उसके बाइलॉज यानी कि उप नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य व कर्तव्यों को करेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 31। इंपॉर्टेंट है भाई धारा, तो एमडी की नियुक्ति की बात हुई है। ऐसे ही लग रहा था, मैं भी प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति कुछ मजा नहीं आया था, लेकिन ठीक है, धारा ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे की तरफ बढ़े, ठीक है भाई। आ जाओ भाई, इसके बाद 3-4 धाराएं और बची हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब लगभग क्लास आपके जब नोट्स तैयार हो गए हैं, अब लगभग क्लास लगातार ही होंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुश्किल आती है ऐसे नए सब्जेक्ट को पढ़ाना। धारा नंबर 32 भाई, धारा नंबर 32 में क्या कहा गया है कि प्रथम समिति का गठन भाई, प्रथम समिति का गठन यानी कि प्रथम कमेटी का गठन की बात हुई है, फर्स्ट कमेटी का गठन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट कमेटी की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 32 में हुई है, ठीक है भाई। ज्यादा इंग्लिश के अंदर भी पढ़ा सकते हैं, जब हम स्टार्ट किया था तो इंग्लिश के अंदर पढ़ाते थे, लेकिन हरियाणा के अंदर 75 और 25 का चलता है, 75 हिंदी और 25 इंग्लिश, इसलिए मेजोरिटी के साथ जाना पड़ता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए भाई, प्रथम समिति का गठन क्या कहा गया है कि नई गठित सहकारी सोसाइटी की पहली समिति इसके प्रोमोटर के द्वारा चुनी जाएगी और पहली गठित कमेटी का कार्यकाल 1 साल का होगा भाई। देखो जो भाई पहली जो कमेटी है वो इसके प्रोमोटर। अच्छा भाई, कौन प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर वो होते हैं जो कि स्टार्टिंग में आते हैं। देखिए, शुरुआत तो जो आइडिया होता है किसी चीज को बनाने का वो एक व्यक्ति का होता है, फिर उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। अब 10 कम से कम 10 लोगों के साथ भाई सहकारी सोसाइटी चलती है, कल को कुछ और सदस्य आ जाते हैं, तो ज्यादा तो वैसे वोट तो सबके इक्वल होंगे, लेकिन जो इसके प्रोमोटर होते हैं वो पहली कमेटी का गठन करेंगे, जो शुरुआती आदमी होते हैं जिनका भाई मन में आइडिया आया और उन्होंने सोसाइटी बना दी, तो वो क्या कर सकते हैं? एक पहली समिति का गठन करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल 1 साल का होगा भाई, क्लियर है भाई। तो कौन सी धारा आ जाएगी? धारा नंबर 32 भाई। इसके बाद भाई एक इंपॉर्टेंट धारा और है, धारा नंबर 33 भाई, देख लो भाई वो क्या है। धारा नंबर 33 भाई, धारा नंबर 33 दे दिया है भाई, कतिपय दशाओं में। कतिपय क्या होता है भाई? कतिपय दशाओं में हमें भी नहीं पता भाई, सर्टेन मैटर्स लिख रखा है भाई, यानी कि कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के अंदर जब डिसीजन लेने की बात हो तो कौन लेगा भाई? कतिपय दशाओं, किसी को समझ में नहीं आएगा कतिपय दशाओं क्या होता है। तो कतिपय दशाओं में रजिस्ट्रार भाई, कतिपय दशाओं में जो रजिस्ट्रार है कि प्रशासक नियुक्त करने की, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति, नियुक्त करने की शक्ति भाई, की शक्ति। देखिए अब ये क्या है भाई? कतिपय दशा कौन सी दशा है भाई? सर्टेन मैटर्स के अंदर इमरजेंसी कह सकते हैं, इमरजेंसी तो नहीं कहेंगे। देखिए कोई सरकार भंग हो जाती है, सरकार भंग हो गई भाई, अब सरकार का काम कौन करेगा भाई? तो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है सारी पावर भाई। उसी प्रकार कई बार ये समिति सोसाइटी भंग हो जाए तो कौन होगा भाई? तो कोई ना कोई तो संभालेगा।
जैसे भी आजकल सरपंचों के कार्यकाल कंप्लीट हो गए हैं तो कौन कर रहा है भाई? बीडीपीओ कार्य कर रहा है या फिर ग्राम सचिव के हाथ में दे देते हैं। सरकार का व्यक्ति करता है, या तो ग्राम सचिव करेगा या फिर बीडीपीओ करेगा। अब ग्राम सचिव के साथ दिक्कत यह है कि कोई कहेगा सर हमारे यहाँ तो ग्राम सचिव नहीं करता, बीडीपीओ के साइन करवा के ले आके आने पड़ते हैं हर चीज के ऊपर। तो भाई ये सरकार की गलती है। किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है कि वैसे होना तो ये चाहिए कि हर गांव के ऊपर एक ग्राम सचिव होना चाहिए, लेकिन क्या है कि 5 या 6 गांव को एक ग्राम सचिव देते हैं भाई। अब 5 गांव को भाई फिर ग्राम सचिव कैसे संभालेगा? तो ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो बीडीपीओ के पास भी कार्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो धारा नंबर 33 के ऊपर देखे भाई, कतिपय दशाओं में रजिस्ट्रार की प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति, यानी कि जब एक सहकारी सोसाइटी द्वारा बनाई गई समिति, जो कमेटी के गठन की बात हुई थी, अस्तित्व में ना रहे, कोई कमेटी भाई अस्तित्व में है ही नहीं, और तब रजिस्ट्रार 6 महीने या 1 वर्ष के लिए 5 से अधिक प्रशासक नियुक्त कर सकता है। जब कमेटी भंग हो जाए या फिर कमेटी अस्तित्व में ना रहे तो तब क्या कर सकता है भाई? तब रजिस्ट्रार 5 या 5 से अधिक अधिकारियों को क्या कर सकता है भाई? 1 साल या 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इसके साथ प्रबंधक निदेशक भी एक प्रशासक होगा। जो एमडी था वो भी क्या होगा? वो भी एक प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद सरकार प्रशासकों को कार्यकाल 1 से 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ये मैटर चलता रहता है, ये ज्यादा वो नहीं है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर जो धारा नंबर 33 के तहत जो सरकार जो प्रशासक नियुक्त करती है, जो रजिस्ट्रार या प्रशासक नियुक्त करती है, रजिस्ट्रार करता है भाई, रजिस्ट्रार जो प्रशासक को नियुक्त करता है, अगर वो प्रशासक 5 से कम हो जाए, 5 जो मिनिमम क्राइटेरिया 5 से कम हो जाए, तो समय समय पर रजिस्ट्रार उनको भाई नियुक्त कर सकता है। कौन सी धारा के तहत? धारा नंबर 33 के तहत। क्लियर है भाई? तो क्लियर हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे से आपको समझाया है। प्रथम समिति का गठन प्रोमोटर्स के द्वारा होगा और कतिपय दशाओं में रजिस्ट्रार प्रशासक को नियुक्त करेगा, जो कि कम से कम 5 होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। 5 से कम हुए तो फिर से नियुक्ति करो भाई। ठीक है भाई, धारा नंबर 34 के ऊपर आ जाओ भाई। धारा नंबर 34 में कहा गया है कि समिति का अधिक्रमण, समिति का, देखिए समिति आप हिंदी के अंदर बोलते हैं, इसको कमेटी भी लिख सकते हैं। कमेटी को हिंदी के अंदर समिति बोलते हैं। अधिक्रमण व निलंबन भाई, कमेटी को निलंबित कौन करेगा? किसके पास होती, किसके पास शक्ति है भाई कमेटी को निलंबित करने की? वैसे इस एक्ट के अंदर सारी शक्तियां रजिस्ट्रार के पास है भाई। ठीक है, और मल्टी स्टेट में जाएंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा भाई। ठीक है भाई, केंद्रीय रजिस्ट्रार। ठीक है भाई, तो समिति का अधिक्रमण व निलंबन देखिए, अगर रजिस्ट्रार की राय में एक समिति अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे, हिदायत देने के बावजूद भी अपनी मनमानी करे, बाइलॉज का उल्लंघन करे और गलती सुधारने का मौका मिलने पर भी गलती ना सुधारे, तो रजिस्ट्रार उस समिति को भंग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जब इतनी ज्यादा छूट दे दी कि भाई मान जा भाई, मान जा भाई, नहीं मान रहा भाई, तो फिर क्या करे? अब भाई जा भाई, क्या नाम, काम कर, समिति भंग हो गई। ठीक है, तो रजिस्ट्रार शक्ति किसके पास होती है? रजिस्ट्रार के पास होती है। धारा कौन सी है? धारा 34 है भाई। क्लियर है? हो जानी चाहिए क्लियर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई। धारा नंबर 35 भाई, धारा नंबर 35 में क्या कहा गया कि समितियों के सदस्यों को हटाना। एक तो समिति को ही हटाना भाई, यानी पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना, और फिर या फिर एक एक को भाई, समितियों के सदस्यों को हटाना। जब एक सदस्य मनमानी करे भाई, तो भाई सदस्यों को हटाना, तो दूसरे सदस्यों को क्यों परेशान करो भाई? उस सदस्य को हटा के उसका दोबारा से किसी अन्य सदस्य को ले आओ, ये भी हो सकता है। तो देखिए भाई, अगर रजिस्ट्रार की राय में अगर कोई समिति का सदस्य बार बार अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में चूक करे, वही पीछे वाली बात है, तो उसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है भाई, सस्पेंड, और उसका जो सस्पेंशन है वो भाई 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। सस्पेंशन लगभग जो केस में 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो भाई क्या है कि समिति का निलंबन की बात 34 में, समिति के सदस्यों के निलंबन की बात, वो उनको हटाने की बात 35 के अंदर भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? तो हो जानी चाहिए भाई। इसके बाद धारा नंबर 36 और 36 ए है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखना चाहिए, बता देते हैं। वैसे धारा नंबर 36 सहकारी सोसाइटी के कार्यों का कतिपय त्रुटियों के कारण अधिमान्य होना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सहकारी संघ के कहते हैं 36 ए लिख लो भाई। वैसे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 36 ए के अंदर क्या कहा गया कि सहकारी संघ के कार्य भाई,
सहकारी संघ, यानी कि इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई, जैसे कि भाई सभी का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कृत्य कृत्य लिखते हैं, कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए, कृत्य को कार्य बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए सहकारी सिद्धांतों का क्या काम होता है। एक इनका संघ होता है भाई, एक सहकारी क्या होता है, एक संघ होता है जिसका काम क्या होता है कि सहकारी सिद्धांतों की अनुपालना को निश्चित करना, यानी कि जितने भी सहकारी सिद्धांत हैं उनका पालन हो भाई। ठीक है, बाइलाज के मॉडल को तैयार करना, क्या मॉडल होगा भाई, सोसाइटी बनाई है तो मॉडल क्या होना चाहिए उसको तैयार करना, ट्रेनिंग करवाना लोगों को। अब पहले दिन भाई सदस्य तो बना दिए, लेकिन क्या है कि पता नहीं काम कैसे करना, तो इनकी ट्रेनिंग कराने का भी काम होता है। और सहकारी सोसाइटी का आपस में तालमेल रखना। तो इन सब की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 36A में हुई है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी दोस्त लास्ट तक जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके जरूर बताएं। और जो सदस्य नए आए हैं, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, जैसे देखिए भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाते पढ़ाते आपको भी हम सदस्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर जितनी भी जो क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भाई। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये था भाई, तो इन सब से संबंधित नोट्स की प्रक्रिया तैयार कर दी गई है। जल्दी से पढ़ना चाहते हैं उसके साथ पढ़ें, साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और नोट्स के लिए संपर्क करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। पंचायती राज की 280 धाराएं, यानी कि आजकल जो लेटेस्ट जो एग्जाम है वो कौन सा है भाई, आपका ग्राम सेवक पटवारी कनाल पटवारी है, उसके लिए लेना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। पंचायती राज, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा, स्पेशल सब्जेक्ट भी आपको उन सभी का मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो लगातार आपकी क्लासेज रहेंगी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। और इसके साथ में अगर आप साइंस से संबंधित फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं और उनके सॉल्यूशन चाहते हैं, जो चीज मार्केट के अंदर नहीं मिलती उसी को हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई देखिए वैसे तो बुक से पढ़ना चाहिए किसी को, जो पढ़ने का तरीका वो बुक से होता है, लेकिन जब उसकी बुक ही ना मिले तो भाई कहां से पढ़े, तो भाई फर्स्ट साइट एजुकेशन फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।